जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लाए हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हम मेन टॉपिक लिखना भूल गए थे, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में आज का टॉपिक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए मगध साम्राज्य क्या कर रहा है। देखिए छठी शताब्दी, ठीक ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पे ईसा पूर्व भी लगाया है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभु प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। किसका इतिहास है? संघर्ष का इतिहास। यानी कि आगे जो भारत बढ़ा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, जो आगे भारत आगे बढ़ा, तो उसमें जो है राजनीतिक का इतिहास जो है महाजनपदों को बांटता है, ठीक ना। महाजनपदों के बीच में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है संघर्ष रहा, ठीक ना। मगध राज्य जो है सबसे शक्तिशाली बन गया और इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो है वो मगध था। क्लियर? वो मगध बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में भी सफल हो गया। कौन? मगध, ठीक ना। तो देखिए अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मगध का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में, ठीक ना। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, ठीक ना, मिलता है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख। देखिए महाकाव्यों के अनुसार जो है बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। मगध राज्य की स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ ने। मगध राज्य की स्थापना किसने किया था? बृहद्रथ ने, ठीक ना। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। क्लियर है? वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। वसु का पुत्र, ठीक ना, और जरासंध का पिता था, ठीक ना। बृहद्रथ जो था कौन था? वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था, ठीक ना। देखिए मगध पर जो है, मगध पर सबसे पहले हैरियक वंश ने शासन किया, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार है, ठीक, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार है। क्लियर है? देखिए मगध पर जो है सबसे पहले शासन किसने किया? हैरियक वंश ने, जिसका कि संस्थापक बिंबिसार है। उसके बाद अजातशत्रु आया, ठीक। अजातशत्रु के बाद जो है उदयन आया, जो ये तीनों जो है हैरियक वंश से ही संबंधित था, हैरियक वंश का ही शासक था। और दूसरा नंबर पे आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग है। उसके बाद इसका शासक काला अशोक हुआ, ठीक ना, काल अशोक कहते हैं जिसे। ये दोनों जो है शिशुनाग वंश के ही शासक था। उसके बाद आया तीसरा नंद वंश, ठीक ना, नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था, ठीक ना, महापद्म नंद। उसके बाद जो आया घनानंद, घनानंद अंतिम शासन थे नंद वंश का। अब चलिए हैरियक वंश के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये है हैरियक वंश, हैरियक वंश। तो हैरियक वंश जो है, हैरियक वंश का संस्थापक जो है कौन था? बिंबिसार था। ये जो है 544 से 492 ईसा पूर्व, ठीक ना, ईसा पूर्व, यानी कि 400 ईसा मसीह के जन्म से 492 ईस्वी तक, 544 से 492 ईस्वी तक कौन सा वंश रहा? हैरियक वंश, ठीक ना। यह हैरियक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। कौन? बिंबिसार, ठीक ना। और बिंबिसार ने जो है मगध का राजधानी कहाँ रखा था? गिरिव्रज राजगृह, ठीक ना, गिरिव्रज राजगृह उसकी राजधानी थी। बिंबिसार को श्रेणिक, श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाले को कहते हैं श्रेणिक, ठीक ना। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। आगे देखिए क्या है, आगे कहा है उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। विजय एवं विस्तार की नीति किसने शुरू किया था? बिंबिसार ने, ठीक ना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किया। बिंबिसार ने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह, ठीक ना। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पत्नी का क्या नाम था जान लेते हैं, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए प्रथम पत्नी जो था बिंबिसार का, पहला पत्नी महाकौशला देवी था, जो कि कौशल राज की पुत्री थी, ठीक ना, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। याद रखिए प्रसेनजीत बहुत ही नामी राजा था, प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला, और जब यह प्रथम विवाह हुआ तो बिंबिसार को काशी जनपद जो है वो दहेज में मिल गया। क्लियर? दूसरी पत्नी जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी, ठीक ना, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री, जिसका की नाम चेलना थी, चेलना, ठीक ना।
चेलना थी, और इसी का पुत्र जो हुआ था अजातशत्रु जिसका नाम था, ठीक ना, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। और तीसरा रानी जो है, तीसरी रानी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। तीसरा क्षेमा, क्लियर है। पहला जो था महाकौशला देवी, और दूसरा लिच्छवी का था जो कि चेलना नाम था, और तीसरा क्षेमा। तो बिंबिसार की कितनी पत्नी थे? बिंबिसार के 3 पत्नी कौन कौन? महाकौशला देवी, चेलना और क्षेमा, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों पत्नी किसका था? बिंबिसार का। प्रथम पत्नी से जब विवाह किया था तो उसको दहेज में क्या मिला? काशी। और दूसरी जो है चेलना था, ठीक ना, चेलना उस अजातशत्रु उन्हीं का पुत्र था, और तीसरा क्षेमा था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला, ठीक ना। इस तरह से मगध का एरिया बढ़ गया, ठीक ना। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया, ठीक ना। बिंबिसार ने कौन से महाजनपद को अपने में मिलाया था? अंग, याद रखिएगा, अंग महाजनपद जो है उसे अपने मगध में मिला लिया, और वहां का शासक था ब्रह्मदत्त, जिसका की हत्या कर दिया था, ठीक ना। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए, ठीक ना। अवंती से भी बिंबिसार ने युद्ध किया था, लेकिन अंत में दोनों मित्र बन गए, दोस्त बन गए। जब प्रोदत्त को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। अवंती के जो सम्राट थे, अवंती के नरेश चंद्रप्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने क्या किया? अपना राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा, ठीक ना, जीवक को उज्जैन भेज दिया। अब आगे देखिए अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक चला? 492 से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक ना। अजातशत्रु किस तरह से बना शासक? तो अजातशत्रु जो है अपने पिता का ही हत्या कर दिया था, उसके बाद राज्य संभालना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि राजा बनने के लिए उसने अपने पिता को ही मार दिया था। तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। उसे कुनिक भी कहा जाता है, ठीक ना। कुनिक किसे कहा जाता था? अब सवाल करेगा कि इनमें से किसे कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा बिंदुसार, सी में दे देगा डी में अजातशत्रु, और डी में दे देगा आपको क्या? अशोक। तो बताइए कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो अजातशत्रु, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। कौन? अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली इन दोनों को पराजित किया और इसे मगध में मिला लिया, ठीक ना। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। कौन कौन? महाशिलाकंटक और रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था, किसमें? वैशाली के युद्ध में। कौन किया था? तो अजातशत्रु ने किया था, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसका मंत्री जो था वरस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान जो उसका मंत्री था काफी मतलब कार्यरत हुआ था, बहुत ही कार्य करने में प्रसिद्ध था युद्ध के दौरान, ठीक। उसका मंत्री वरस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ था, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए अवंती महाजनपद, तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। राजगीर की किलेबंदी करवा दिया। कौन? अजातशत्रु ने। किससे? अवंती के खतरे का सामना करने के लिए। और अजातशत्रु के टाइम ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया था? तो अजातशत्रु के काल में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत। उसके बाद आता है उदयन का शासन। उदयन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। तो देखिए इससे पहले जो था बिंबिसार ने मगध का राजधानी कहाँ बनाया था? मगध का राजधानी था राजगिरी, ठीक ना, राजगिरी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उदयन जो है मगध का राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। कौन? उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र और बिंबिसार का पौत्र था, ठीक ना। बिंबिसार का पौत्र था और अजातशत्रु का पुत्र। तो यहाँ पे सवाल ऐसे भी आ सकता है कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर किसने किला बनवाया था? तो ऑप्शन में रहेगा उदयन, तो उदयन को ही मारना है, क्लियर। इस वंश का अंतिम शासक था नागदत्सक, ठीक ना। नागदत्सक जो है इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? तो हैर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार का बेटे का क्या नाम था? अजातशत्रु। बिंबिसार ने कितने शादी किए? 3 शादी, तीनों बता दिया आपको, ठीक ना। अब बढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश और हैर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? नागदत्सक, याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए शिशुनाग वंश के बारे में।
हर्यक वंश क्लियर हो गया आप लोगों का। अब जानते हैं शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश जो है 412 ईस्वी से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक चला। और शिशुनाग, अब देखिए शिशुनाग जो है 412 से 394 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग जो नाग दशक का अमात्य था, शिशुनाग जो नाग दशक का अमात्य था ने नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग जो कि नाग दशक का अमात्य था, अमात्य किसका था? नाग दशक का, ठीक ना। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? नाग दशक। उनका जो अमात्य था कौन था? शिशुनाग। और इन्होंने नाग दशक को अपदस्थ कर दिया, अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, ठीक ना। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। और जब शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ तो उसने वैशाली को जो है मगध का राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? शिशुनाग ने, ठीक ना। और ये शिशुनाग कौन था? नाग दशक का अमात्य था, ठीक, अमात्य था, सेनापति कह सकते हैं, अमात्य था। और इन्होंने अवंती को जो है अवंती महाजनपद को जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद आया कालाशोक, ठीक ना, कालाशोक। अब देखिए कालाशोक के बारे में। कालाशोक जो है 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक, ईसा मसीह का जन्म से पहले तक, इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। कौन? काल अशोक, ठीक ना, काल अशोक ने। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत जो है काल अशोक के काल में आयोजित हुई, ठीक ना, किसके काल में? काल अशोक के काल में आयोजित हुई। उसके बाद आया नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक ना। नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, ठीक ना, नंदीवर्धन। अब चलिए इसके बाद आता है नंदवंश। कौन? नंदवंश। तो चलिए देखते हैं अब नंदवंश के बारे में। क्लियर हो गए? नागवंश, शिशुनाग वंश क्लियर है, ठीक ना। शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुआ आपको तो पता हो, चल ही गया होगा। नाग दशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसका अमात्य था कौन? शिशुनाग। और इन्होंने ही नाग दशक को हटा करके वहां पे शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक। और इसने मगध की राजधानी वैशाली बनाई और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसका अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन हुआ। उसके बाद अब आता है नंदवंश। नंदवंश का शासन काल चलता है 344 ईसा से 322 ईसा पूर्व तक, इसका नंदवंश का शासन चलता है। अब देखिए नंदवंश का जो संस्थापक है महापद्म नंद, ठीक ना, महापद्म नंद, यह नंदवंश का संस्थापक था। कौन? महापद्म नंद। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। अब इसने क्या किया? कलिंग महाजनपद को जो है मगध में मिला लिया। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था, ठीक ना। विजय स्मारक के रूप में, विजय के चिन्ह के कारण, विजय चिन्ह जो दिखाते हैं कि हम इस जगह को जीत लिए हैं, तो उसी प्रकार विजय स्मारक के रूप में जो है वह कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया था। उसने अपने को एक राट कहा। कौन? महापद्म नंद ने अपने को एक राट कहा, ठीक। महापद्म नंद के बाद आता है घनानंद, ठीक ना। महापद्म नंद के बाद आता है घनानंद जो कि महापद्म नंद का ही बेटा था। तो यह जो है इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के टाइम में सिकंदर भारत आए थे आक्रमण करने, ठीक ना। अब देखिए आगे देखिए क्या है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। अब चलिए देखते हैं सिकंदर का आक्रमण, ठीक ना। सिकंदर का कुछ आक्रमण है, इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सिकंदर की आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण, ठीक ना। सिकंदर जो है वो मकदूनिया के शासक था, ठीक ना। मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था। कौन? सिकंदर। और इसके आचार्य का नाम था अरस्तु, ठीक ना, वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर जैसे कि तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके, कौन सा दर्रा पार किया था? खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण करने आया था। खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया, ठीक ना।
326 ईसा पूर्व खैबर दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण किया। कौन? सिकंदर ने। और सिकंदर कौन था? फिलिप द्वितीय का पुत्र था और इसके आचार्य का नाम अरस्तु था। ये मकदूनिया के शासक था, ठीक ना, मकदूनिया के शासक था। और भारत पर जो आक्रमण किया, कौन से दर्रे को पार किया था? खैबर दर्रा को पार किया था। क्लियर है? खैबर दर्रा को पार करके भारत पर आक्रमण किया। कौन? सिकंदर ने। और सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप द्वितीय। और उसके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला। तक्षशिला में जो है शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। कौन? अम्भी ने सिकंदर के सामने जो है घुटने टेक दिए। आगे देखिए, हाइडेस्पीज का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा। ठीक, किसका? पोरस। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर को किससे युद्ध करना पड़ा था? पोरस से। और पोरस को अंततः उसने पराजित कर दिया। कौन? सिकंदर ने। लेकिन उनके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। ठीक ना। और पोरस जो है सिकंदर का क्या बन गया? सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने विपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी को पार नहीं किया, वहां से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्लियर है? वह जो है भारत में लगभग 19 महीने, कितने दिन? 19 महीने रहा। 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद 323 ईसा पूर्व बेबीलोन। कहाँ? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। कहाँ? पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेग्राम, सिकंदरिया स्थापित किया, जो कि आधुनिक में बेग्राम है। झेलम के तट पर बुकेफाल, ठीक ना, बुकेफाल, जहां सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, वहां पे झेलम के तट पर जो हुआ था उसका नाम था बुकेफाल। ठीक ना, बुकेफाल। उसके बाद निकाया, जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उस जगह का नाम था निकाया। इस सब का स्थापना किसने किया था? इन सभी उपनिवेशों का स्थापना सिकंदर ने ही किया था। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यूनानी इतिहासकार कौन था? एरियन। कौन था? एरियन। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियाकर्स। सिकंदर का जल सेनापति था नियाकर्स। उसके बाद सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस जो है सिकंदर का सेनापति था। अब देखिए, सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। किसे? निरियाकस को। ठीक, सिंधु नदी, किसका? सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। तो दोस्तों, आप लोग आज के वीडियो में कुछ वंश के बारे में बताया जो कि मगध साम्राज्य से रिलेटेड था। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर लेके आएंगे बहुत ही जल्द। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। बाय।